स्क्रीन पे एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हैं और इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में 4-5 लोग दिख रहे हैं आपको, जिसमें से एक जापान है, दूसरा ब्रिटेन है, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है। ये जो 4 देश खड़े दिख रहे हैं ना जापान के साथ, ये वो समय था जब जापान को दूसरी बार बर्बाद किया गया और ऐसा बर्बाद किया गया जो पहली बार परमाणु हमले से ज्यादा खतरनाक था। और अब एक मौका है, क्या तीसरी बार भी कुछ ऐसा हो रहा है? जानेंगे आखिरकार जापान और भारत के बीच में क्या चल रहा है। पीएम मोदी जापान पहुंचे हैं और पीएम मोदी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी घोषणा की है और इन सब के बीच में जापान के जो वार्ताकार थे, व्यापार के, अमेरिका जाने वाले थे, उन्होंने भी अपनी यात्रा को कैंसिल किया है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इतिहास ना हमेशा दोहराया जाता है। अभी हम लोग कई सारे ऐसे वीडियोज देख रहे हैं जो खास करके अमेरिका के वित्त मंत्री या ट्रेड सलाहकार की तरफ से आ रहे हैं, जो भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं या मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपको 1985 का एक दौर बताती हूँ, पर उससे पहले एक बात तो सब जानते हैं कि जापान को बुरी तरीके से हिरोशिमा नागासाकी के लिए दंडित किया गया, परमाणु बम वगैरह गिरा के। हालांकि जापान उस समय बहुत ज्यादा आक्रामक रुख में भी था, तो जापान को कंट्रोल करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया और जापान को न सिर्फ उस चीज से कंट्रोल किया गया, बल्कि भविष्य में जापान आगे न बढ़े इसके लिए एग्रीमेंट भी कर लिया गया। उनकी सेना वेना सब हटा दिया गया और बहुत सारे नियम कानून लगा दिए गए, जो मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। फिर जापान के लोगों ने अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में लाना शुरू कर दिया और जापान ने चमत्कार दिखाया। उस समय कहा गया कि जापान जिस तेजी से आगे बढ़ने लगा, 1995 में जापान की जीडीपी थी 5.55 ट्रिलियन डॉलर और आज साल 2024-25 की बात करें तो 4.41 ट्रिलियन डॉलर। अचानक से ऐसा क्या हो गया? 1995 में, 1985 में जो आगे बढ़ रहे थे उनको तो और आगे निकल जाना चाहिए था। बात भी बिल्कुल सही है। उस समय कहा गया कि जल्द ही ये अमेरिका को भी क्रॉस कर देगा और अमेरिका को तब टेंशन होनी शुरू हो गई। उस समय के हालात कैसे थे? अभी अगर कहे ना कि सेमीकंडक्टर में कौन सी टॉप की ब्रांडेड कंपनी आप बताओ तो एक दो ही नाम निकल कर आएंगे। सैमसंग है, TSMC है, इंटेल है, ये सब निकल कर आएंगे। 2-3 नाम ही निकल कर आएंगे। सैमसंग है, TSMC है, इंटेल है, ये निकल कर आएंगे। लेकिन उस समय इंटेल के मुकाबले में बहुत आगे निकल चुका था जापान का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और ये चीज डराने लगी सुपर पावर को। और फिर सुपर पावर ने व्यापार वार्ता शुरू करा, टैरिफ की बात करना शुरू करने लगा, जापान के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि अपनी मुद्रा को बढ़ाओ, तुम्हारी मुद्रा की वैल्यू कम है जिसकी वजह से हमारे यहाँ सस्ते में बिकते हैं, तुम्हारा माल ज्यादा बिकता है। यहाँ तक कि उनके जो संसद के लोग थे वो जापानीज रेडियो वगैरह, ट्रांजिस्टर वगैरह को तबाह करने लगे, संकेत देने लगे। तब जाकर एक संधि साइन हुई, प्लाजा एकॉर्ड, और ये अमेरिका के होटल में तय हुई। इस संधि में बहुत बातें हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस इतना जान लीजिए ये संधि साइन हुई और समझ लीजिए कि जापान का बुरा दिन शुरू हुआ और अमेरिका का एक प्रतिद्वंदी हटा। जापान ने उस वक्त वो साहस नहीं दिखा पाया और साहस दिखाने की क्षमता थी भी नहीं। सबसे शक्तिशाली देश था अमेरिका। आज की डेट में भी देखने को मिला, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जापान ने यहाँ पर एग्रीमेंट तो कर लिया, ट्रेड डील, लेकिन अभी भी मामला फंसा हुआ है। और मामला किस चीज पर फंसा हुआ है? जापान को कहा गया है कि आप $500 बिलियन से अधिक हमारे यहाँ निवेश करोगे और उस चीज को लेकर ये परेशान हो रहे हैं कि हम निवेश करेंगे और ऊपर से टैरिफ लगा हुआ है। एक बार फिर से हमारे लिए हालात कुछ वैसे ही बन रहे हैं जैसा 1985 में बना था। अब इनके जो ट्रेड नेगोशिएटर थे वो बात करने जाने वाले थे, लेकिन इन्होंने अभी कैंसिल कर दिया है बात करने जाना। माना जा रहा है कि हो सकता है रीशेड्यूल वगैरह हो, पर यह कहा गया कि अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर पहले हमें इंटरनल चर्चा करना है, जो एक संकेत है कि भारत ने जिस तरीके से टफ अपना रास्ता अपना लिया है और मजबूती के साथ भारत खड़ा है, ये एक संदेश दे रहा है बाकी देशों को भी जिन्होंने जल्दबाजी में कई सारे डील फाइनल किए हैं। खैर, अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? पीएम मोदी का जापान जाना। और पीएम मोदी जापान पहुंचे, जापान में इनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत भी
भी हुआ। जापान में पहुंचकर इन्होंने कुछ बयान दिए जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने पहले भी कहा है कि आगे आने वाले भविष्य में ना आप दो देशों को जरूर साथ देखोगे और वो है जापान और भारत। क्यों? क्योंकि ये देश अभी से नहीं, धीरे धीरे करके ये देश काफी समय से, खास करके साल 2014 से एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ा रहे हैं। बस अंतर यही है कि ये दुनिया को चिल्ला कर कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अगर आप निकाल कर देखोगे ना, जिसकी चर्चा मैं करूंगी, कहां जापान भारत की मदद कर रहा है और किस तरीके से जापान और भारत साथ आ रहे हैं। पहले तो पीएम मोदी ने यहाँ क्या कहा है वो सुनिए। इनको जापानी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग दे और मिलकर एक जापान रेडी वर्कफोर्स तैयार करिए। A shared workforce will lead to shared prosperity। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप is strategic and smart, powered by economic logic. We have turned shared interest into shared prosperity. India is the springboard for Japanese businesses to the global south. Together, we will shape the Asian century for stability, growth and prosperity। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधानमंत्री इशिबा जी और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। अरिगातो गोजाइमास। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पीएम मोदी ने एकदम खुल्लम खुल्ला वही बात कही है कि आपकी टेक्नोलॉजी और हमारा स्किल, ये दोनों ही मिलेगा तो हम दोनों कमाल कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को कोई पीछे नहीं कर सकता है। इनफैक्ट अभी क्या हुआ है, ट्रंप ने जिस तरीके से दबाव बनाया है ना, जापान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब न्यूक्लियर बम बनाने की बात का सपोर्ट करने लगे हैं कि जापान को बना लेना चाहिए। और आपको बता दूं, अगर जापान सोच लेता है ना कि मुझे बनाना है, तो उसे बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। पहली बात तो ये कि यहाँ पर दोनों अब खुलेआम एक दूसरे को रणनीतिक साझेदार के साथ साथ आर्थिक साझेदार भी मान रहे हैं। पहली बात ये, अंडमान निकोबार में जापान और भारत साथ आए हैं, श्रीलंका में जापान और भारत साथ आए हैं। इसके अलावा भारत के अंदर बुलेट ट्रेन मामले में भी जापान और भारत साथ आ रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है कि 5 साल के लिए जहाँ 5 ट्रिलियन येन की निवेश की बात थी, अब जापान भारत के अंदर 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा। जापान भारत में अच्छा खासा पैसा निवेश कर रहा है। बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जो भारत के अंदर अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जापान की तरफ से खास तौर पर ऐसा हो रहा है। भारत और जापान के साथ आने की एक और बड़ी वजह है, और वो वजह ये है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी में भी अब दोनों साथ आ रहे हैं। चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो एआई का सेक्टर हो, यहाँ पर भी दोनों साथ आते हुए दिख रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बढ़िया भविष्य की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वाड को लेकर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे क्या होगा, अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा, अब इसे देखते हुए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया कम से कम अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत के जो जापान में एम्बेसडर हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जापान भारत का की इकोनॉमिक पार्टनर बनेगा। है दोनों ही देश एशिया के लोकतांत्रिक भविष्य को रखने वाले देश हैं, और ऐसे में दोनों का साथ आना बहुत जरूरी था। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।